कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। यह बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान पेपर सेकंड प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल। सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग यानी सप्त अंग, 7 अंग। भारतीय राजशास्त्रियों के अनुसार मनु, कौटिल्य, शुक्र प्रमुख है इनमें। इनके अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं। राज्य राजनीति विज्ञान में देश को कहा जाता है। ये ऐसे एक जीवित शरीर के रूप में कल्पना की गई है जिसके 7 अंग होते हैं। कौटिल्य ने भी सब प्रकृति युक्त माना है। ये इस प्रकार है। स्वामी, स्वामी यानी राजा, सबसे प्रमुख राजा ही उसका अंग होता है स्वामी। अमात्य या अमात्य मंत्री, जनपद प्रदेश, दुर्ग किला, कोष, दंड और मित्र। दंड यानी सेना और मित्र। कौटिल्य ने इन 7 प्रकृतियों का विस्तार से वर्णन किया है, विवेचन किया है। सर्वप्रथम स्वामी। कौटिल्य के अनुसार राजा राज्य का प्रधान अंग है। उसे महत्वपूर्ण स्थिति देखते हुए उसको स्वामी या मालिक का नाम दिया गया है। उसका अर्थ आदेश देने वाले या शासन करने वाले से है। स्वामी या राजा के अंदर अनेक गुण होने चाहिए, जैसे विनय, पोलाइट हो, विवेक, बुद्धि हो उसकी, ज्ञान हो उसमें, समय के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता, प्रजा का पोषण और रक्षण की क्षमता, शत्रु और मित्र का ज्ञान, कौन मित्र है कौन शत्रु का ज्ञान, शत्रु की त्रुटियों को समझने की शक्ति और चापलूसों में न फंसने की जागरूकता, यानी चापलूसों से दूर रहे। और राजा को राज्य के हित में आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार कार्य करने की छूट देते हैं। यानी राजा का या स्वामी का मुख्य काम राज्य की रक्षा करना, प्रजा पालन करना है। उसके लिए सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती। परंतु उनका विचार है कि उसका व्यक्तिगत आचरण भी श्रेष्ठ होना चाहिए, संयमी और चरित्रवान होना चाहिए। इसमें बहुत सारे राजा के अंदर गुण होने चाहिए। जितने ज्यादा गुण होंगे स्वामी इतना ही महत्वपूर्ण होता रहेगा। अमात्य या अमात्य, साधारण अर्थ में उसको मंत्री कहा जा सकता है और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को भी कहा जा सकता है। यानी एक बहुत बड़ा समूह है, उसमें यह भी हो सकता है उनमें से उच्च प्रशासनिक अधिकारियों में कुछ को मंत्री बनाया जाए, अमात्य बनाया जाए। कौटिल्य ने सचिव भी कहा है। कौटिल्य के अनुसार राजा को चाहिए निष्ठावान तथा योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य पद पर नियुक्त करे। अपने सहपाठियों, संबंधियों और सिफारशी लोगों को अमात्य न बनाए यदि वे इसकी पात्रता न रखते। पात्रता अगर नहीं है तो इन लोगों को न रखें, अगर पात्र है तो बनाया जा सकता है। राजा को यह भी निर्देश है कि वो मुख्य काम जो है अमात्यों के परामर्श से करें, क्योंकि राज्य का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है, विशाल होता है, विविधता वाला होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अमात्य परामर्श दे सकते हैं। वर्तमान में देखते हैं प्रधानमंत्री, उसके मंत्री होते हैं। उनकी निश्चित संख्या का निर्धारण तो नहीं किया है, उनका आवश्यक कार्य आवश्यकता के अनुसार रखा है, परंतु विषम संख्या में होना चाहिए। 3, 5, 7, 9, यानी कभी मत विभाजन की बात आए तो अगर 7 है तो 4 एक तरफ, 3 एक तरफ हो गए, तो उसमें निर्णय लेने में सुविधा रहती है। तो सामान्यतः विषम संख्या में होनी चाहिए। तीसरा जनपद, जनता और भूमि। उसमें जनता भी होनी चाहिए, एक भूमि यानी एक निश्चित भूभाग भी राज्य के पास होगा तभी वो राज्य बनेगा। दोनों का अलग अलग वर्णन किया है। जनता सरल हृदय वाली, निष्ठावान, स्वाभिमानी तथा संपन्न होनी चाहिए। और राजा जो कर लगाते हैं उनको चुकाने की क्षमता भी होनी चाहिए और उसमें
राजा की आज्ञा का स्वाभाविक रूप से पालन करने वाला। भूमि के बारे में कहा है कि वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें राज्य की रक्षा कर पाना संभव हो। उसमें नदी भी हो, तालाब, वन, खाने, जल मार्ग, उपजाऊ मिट्टी, हर प्रकार के पशु पक्षी, दुर्ग, पर्वत होने चाहिए और पड़ोसी राज्य अधिक शक्तिशाली नहीं। यानी पहले राज्य बसाए जाते थे, वर्तमान में तो जैसा है वैसा ही रहेगा, परंतु उसमें नए नए राज्य बसाए जाते थे। जब राज्य बसाए जाते थे तो इन भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रख के ही राज्य को बसाया जाता था और उसकी राजधानी को निश्चित किया जाता था। तो उस समय सामान्यतः ये चीजें देखी जाती थी। दुर्ग या किला, आप देखते हैं पुराने किले या दुर्ग होते हैं, वो एक तरह से उनकी राजधानी के रूप में काम करती थी। इससे उसकी रक्षात्मक शक्ति, आक्रामक शक्ति दोनों का ही प्रतीक है। उसमें सेना की मोर्चाबंदी हो, पानी, भोजन सामग्री, बारूद का उचित प्रबंध हो। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग माने हैं। औदक, जो चारों ओर पानी से घिरे हुए, यानी एक दुर्ग बनाया और चारों तरफ पानी है या पानी खाई बनाकर उसमें पानी भर दिया गया, तो अचानक उस पर हमला करना संभव नहीं होता। पार्वत, जो पर्वतों के बीच में हो, पर्वतों के बीच में हो या पर्वत के ऊपर हो, तो वहां तक चढ़ना सामान्यतः बहुत मुश्किल होता है। धानवन, जो निर्जन मरु प्रदेश में बना हो, चारों तरफ रेगिस्तान हो, जैसे जैसलमेर। पार्वत, जैसे जयपुर में नाहरगढ़ है, आमेर है। औदक, जैसे भरतपुर में भी है, चारों तरफ पानी भरा हुआ उसमें। वन, जो वन के बीच में हो। कौटिल्य का मत है कि औदक दुर्ग और पार्वत दुर्ग राज्य की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। पानी से घिरे हुए पर्वत दुर्ग बहुत उपयोगी होते हैं। धानवन दुर्ग और वन दुर्ग का उपयोग राजा स्वयं पर आपत्ति के समय छिपकर रक्षा के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल चारों तरफ रेगिस्तान, जैसलमेर का जो किला है, इसी तरह से धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, उसमें रक्षा कर सकता है। इनके बीच सुरंगें भी होती थी। उसके बाद कोष, यानी उसका खजाना। उसके बाद बहुत एक भरा पूरा कोष होना चाहिए और आय के स्थायी स्रोत होने चाहिए। इस संबंध में उसका विचार है कि राजा प्रजा से उपज का 6वां भाग कोष में बहुमूल्य धातुएं, मुद्राएं प्राप्त रखें। कोष जो होता है वो बिल्कुल धर्म पूर्वक एकत्रित किया होना चाहिए और मात्रा में इतना अधिक हो कि उससे विपत्ति के समय भी लंबे समय तक निर्वाह हो सके। धर्म पूर्वक संग्रह किया होना चाहिए। इस संबंध में टैक्स के संबंध में उसने बछड़े और जोंक का भी उदाहरण दिया है। बछड़ा जैसे दूध पीता है तो उतनी मात्रा में दूध पीता है जिससे उसका भी काम चल जाए और गाय गाय का भी काम चल जाए। इतना नहीं कि गाय कमजोर है इतना दूध पी सके। जोंक जैसे पशु का खून चूसती है तो उतना ही चूसती है कि दोनों का काम चल सके। कौटिल्य ने परामर्श दिया है कि कोष संग्रह में कार्य में लगे हुए कर्मचारियों और अधिकारियों पर पूरी निगरानी रखें। यानी उस समय कौटिल्य ने माना कि इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है। उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि जल में रहने वाली मछली कब पानी पी जाती है कोई नहीं बता सकता, तो इस पर पूरी ध्यान रखें, सावधानी से रखें। कौटिल्य ने अपेक्षा की कि कोषाध्यक्ष को कोष के संबंध में सदैव पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए जिसे राजा द्वारा सूचना मांगने पर तत्काल सूचना दे सके। फिर दंड, दंड यानी सेना। सेना पैदल, घुड़सवार, हाथी पर सवार, रथ पर सवार, चतुरंगिनी सेना कहा जाता है उनके पास। तो उन्होंने कहा जिसके पास सेना होती है उसके मित्र तो मित्र रहते हैं, शत्रु भी मित्र बने जाते हैं। सैनिक अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में भली भांति प्रशिक्षित, वीर, स्वाभिमानी और राष्ट्र प्रेमी होने चाहिए। क्षत्रिय वर्ग उसमें वर्ण व्यवस्था के हिसाब से था। क्षत्रिय वर्ग को सेना में उपयुक्त माना है और वैश्य और शूद्र को भी सेना में नियुक्त किया सकता है, सभी को नियुक्त किया सकता है। यथासंभव ब्राह्मण को भर्ती न करे,
उनका मत था कि उनका आदर सत्कार किया जाएगा, तो हो सकता है दुश्मन को माफ कर दें। और कौटिल्य ने शौर्य आदि गुणों की परीक्षा के उपरांत ही सैनिकों की नियुक्ति का परामर्श दिया है। सैनिक जो वंश परंपरागत से चले आ रहे हो उनको भी ज्यादा महत्व देना चाहिए। युद्ध कार्य के लिए कठोर प्रशिक्षण दिया जाए, सेना को अनुशासित रखे जाने पर, और उन्हें अच्छा वेतन और सुविधाएं देकर प्रसन्न रखना। यह भी एक राज्य का आवश्यक अंग होता है, क्योंकि मित्र शांति काल और युद्ध काल दोनों ही परिस्थितियों में बहुत ही उपयोगी होता है। मित्र अनुवांशिक होना चाहिए, परंपरा से लंबे समय से चले आने वाला होना चाहिए, न कि कृत्रिम। वह ऐसा हो जब भी सहायता की आवश्यकता हो, सहायता के लिए आए, और जिसका संबंध विच्छेद की संभावना न हो, और वो स्वयं के अधीन रहने वाला होना चाहिए। आधुनिक रूप से अगर हम देखें तो राज्य के 4 ही तत्व माने जाते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता इनमें सबसे महत्वपूर्ण होती है। जनसंख्या एक निश्चित जनसंख्या हो, उसका एक भूभाग हो, उसमें सरकार हो और संप्रभुता। इस दृष्टि से कोष, दंड और मित्र को स्थान दिया जाना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। स्वामी, अमात्य, जनपद, इसका कोष, दंड और मित्र। तो कोष, दंड और मित्र को स्थान, क्योंकि इनके बिना भी राज्य चाहे तो रह सकता है। और कोष और दुर्ग, कोष या दुर्ग उसमें आवश्यक रहे होंगे। मित्र के संबंध में भी कही जा सकती है, परंतु आज भी छोटे राज्य बिना मित्र के भी रह सकते हैं, सुरक्षित अनुभव नहीं करते, कई सारे अनुभव नहीं करते। हालांकि ये राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना जाता, तो वर्तमान में सुरक्षित अनुभव नहीं करते कुछ देश। प्राचीन काल में ऐसी परिस्थिति थी कि छोटे राज्य बिना मित्रों के अस्तित्व बनाए रखने में असमर्थ थे। इसमें कौटिल्य को यह श्रेय दिया जाना चाहिए कि सप्तांग सिद्धांत को अधिक लौकिक और धर्मनिरपेक्ष रूप प्रदान किया गया। धर्मनिरपेक्ष इसलिए क्योंकि इसमें धर्म से संबंधित कोई तत्व को या राजपुरोहित जैसे कोई शब्द को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना, धर्म को भी कोई आवश्यक तत्व नहीं माना था। लौकिक और एक धर्मनिरपेक्ष रूप उसको प्रदान किया गया। हमने ये देखा कि राज्य के 7 अंग उन्होंने बताया: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। और इन्हीं का सापेक्षिक महत्व बताया, यानी इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वामी ही है। उसके बाद इसी क्रम के अनुसार उनका महत्व बताया गया है। और सभी प्रकृतियां वैसे इनकी अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, तभी राज्य अच्छे रूप में कार्य कर सकता है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा।